जय हिंद दोस्तों, मैं ध्रुव कुमार आप सभी का अच्छी बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो में विजन आईएएस के पीटी 365 का जो अपडेटेड क्लासरूम स्टडी मटेरियल 1 है, जनवरी टू मार्च का करंट अफेयर्स, उसका पॉलिटी सेक्शन जो है उसका पार्ट सेकंड देखेंगे। ये जो मैगजीन है उसको हमने एमसीक्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, जिससे क्या होगा कि आपके यदि आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आप अपनी एक्यूरेसी को आप मेंटेन कर सकते हो, और जहां भी यदि रॉन्ग अटेम्प्ट होता है तो उसको आप करेक्ट कर सकते हो। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इलेक्टोरल बॉन्ड्स इलेक्टोरल बॉन्ड्स issued to the purchaser on a refundable basis on a refundable basis। मतलब कि चुनावी जो बॉन्ड है क्रेता को वापसी योग्य आधार पर जारी किए जाते हैं। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट है यहाँ पे कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स could be used for donating only to the registered political parties which secured not less than 2% of vote polled in the last general election of Lok Sabha and Legislative Assembly। मतलब चुनावी बॉन्ड का उपयोग केवल उन पंजीकृत राजनीतिक दलों को दान देने के लिए किया जा सकता है जिन्होंने लोकसभा और विधानसभा के पिछले आम चुनाव में कम से कम 2% वोट हासिल किए हैं। ये सेकेंड स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट है कि each जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स है had a unique alphanumeric number visible under ultraviolet rays। प्रत्येक ईवीएम में पराबैंगनी किरणों के तहत दिखाई देने वाले एक अद्वितीय अल्फान्यूमेरिक संख्या होती है। तो यहाँ पे आपके तीन स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, आपको बताना है कि करेक्ट कितने स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं। ये सारे क्वेश्चंस जो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर में जो यूपीएससी के जिस पैटर्न पे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं उनको पैटर्न पे इन क्वेश्चंस को बनाया गया। तो बताइए यहाँ पे तीन आपके स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, कितने स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं। तो आपका आंसर यहाँ पे होगा ओनली वन। क्यों ओनली वन है? क्योंकि यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या है, रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि जो यहाँ पे रिफंडेबल बेसिस लिखा हुआ है ये नॉन रिफंडेबल बेसिस पे होता है। नॉन रिफंडेबल बेसिस, नॉन रिफंडेबल बेसिस। क्लियर है? सेकेंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। क्यों? कि यहाँ पे जो आप देख रहे हो कि जो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सिक्योर्ड नॉट लेस देन 1%। 2% की जगह पे यहाँ पे 1% आपका आंसर है, 2% नहीं है। क्लियर है? लोकसभा इलेक्शन और लेजिस्लेटिव असेंबली। थर्ड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, क्योंकि एक जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स होते हैं वो एक उनका के एक अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है जिसको अल्ट्रावायलेट लाइट में देखा जा सकता है। तो आपके यहाँ पे सिर्फ एक स्टेटमेंट सही है, बाकी दो स्टेटमेंट्स रॉन्ग। इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात करें हम यहाँ पे, इलेक्टोरल बॉन्ड्स ये काफी अभी न्यूज में रहा है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स को एक प्रोमिसरी नोट के रूप में इसको जारी किया जाता है। प्रोमिसरी नोट, प्रोमिसरी नोट के रूप में क्या इसको जारी किया जाता है। ठीक है? और इस पे जब जारी किया जाता है तो क्या इस पे बायर का नाम, बायर या पेई का नाम होता है या नहीं होता है? तो यहाँ पे नोट कैरी अ नेम ऑफ बायर और पेई, मतलब इस पे बायर और पेई का नाम नहीं होता। बायर और पेई। क्लियर है? ठीक। एक जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स होता है क्या इसको नॉन रिफंडेबल बेसिस पे इसको जारी किया जाता है, नॉन रिफंडेबल होता है। फिर
इसको परचेज कहाँ से किया जाता है? इसको परचेज करने के लिए जो एसबीआई का ऑथराइज्ड ब्रांच है, ऑथराइज्ड ब्रांच ऑफ एसबीआई, ब्रांच ऑफ एसबीआई, स्टेट बैंक का जो ऑथराइज्ड ब्रांच है वहां से इसको परचेज किया जा सकता है। नेक्स्ट की बात करें इसको, ये रहा आपका, ये जो क्वेश्चन हमने जो लिया था, एक स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट यहाँ से लिया था, इशू टू द परचेजर ऑन अ बेसिस ऑफ नॉन रिफंडेबल बेसिस, ये फर्स्ट स्टेटमेंट था। सेकेंड स्टेटमेंट आपका यहाँ से आप देख सकते हो कि नॉट लेस देन 1%, donating only to the registered political parties which not secure 1% of vote role in a general election of Lok Sabha and Legislative Assembly. थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे था कि each electoral bond has a unique alphanumeric number visible under the ultraviolet ray. क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, all the seats in municipality, all the seats in municipality shall be filled by a person chosen by a indirect election from the territorial constitution in the municipal area. नगर पालिका की जो सभी सीटें जो होती हैं नगर निगम क्षेत्र के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए व्यक्ति से क्या भरी जाती है। सेकेंड स्टेटमेंट है यहाँ पे, सीट्स आर रिजर्व फॉर अ माइनॉरिटी, वीकर सेक्शन, शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब, विमेन and other group as per the respective municipal act. संबंधित नगरपालिका अधिनियमों के अनुसार जो सीटें होती है अल्पसंख्यक, कमजोर वर्गों, अनुसूचित जाति जनजाति, महिलाओं और अन्य समूह के लिए आरक्षित होती हैं। क्लियर? तीसरा स्टेटमेंट है यहाँ पे कि नॉट लेस देन 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व शैल बी और रिजर्व फॉर वीमेन बिलोंगिंग टू द एससी एंड एसटी। आरक्षित सीटों की कुल संख्या का 1/3 हिस्सा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। ये तीन स्टेटमेंट्स हैं। आपको बताना है कि इसमें से करेक्ट कितने स्टेटमेंट्स कितने करेक्ट नहीं है। बताइए आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ओनली टू। आपके यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स जो हैं इनमें से करेक्ट नहीं है। और कौन कौन से दो स्टेटमेंट्स हैं जो करेक्ट नहीं है? फर्स्ट की बात करें यहाँ पर, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है, रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब जो आप देख रहे हो इनडायरेक्ट इलेक्शन, यहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शन ना होकर के क्या होता है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है, डायरेक्ट इलेक्शन। क्लियर है? सेकेंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो आप देख रहे हो इसमें माइनॉरिटी की बात नहीं की गई है। क्लियर है? थर्ड स्टेटमेंट आपका करेक्ट। एक्सप्लेनेशन देखते हैं यहाँ पे। अभी सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली क्या हुआ था कि जो चंडीगढ़ के मेयर का इलेक्शन में जो काफी अभी बवाल मचा था उसके रिगार्डिंग ये चीजें अभी न्यूज में रही हैं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली नोटिफाइड द outcome of the Chandigarh mayor election exercise its power under Article 142 of the Constitution to ensure complete justice. Elections of the municipal corporation are held as the Municipal Corporation Act. तो इसका जो इलेक्शन होता है वो किसके अंडर में होता है? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट में किया जाता है, जो फ्रेम्ड होता है किसके द्वारा, मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट के जो लेजिस्लेचर होता है उसके द्वारा इसको फ्रेम किया जाता है। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ म्यूनिसिपैलिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे आर्टिकल 243 में, तो ऑल सीट्स इन म्यूनिसिपैलिटी शैल बी फिल्ड बाय द पर्सन चूजन बाय अ डायरेक्ट इलेक्शन। यहाँ पर आपका ये फर्स्ट स्टेटमेंट है जो हमने क्वेश्चंस में रखा है, फ्रॉम द टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूशन इन द म्यूनिसिपल एरिया। क्लियर है? और जो एरिया जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो म्यूनिसिपल का जो एरिया को डिवाइड किया जाता है उससे क्या कहा जाता है, वार्ड कहा जाता है। टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूशन में जो डिवाइड होता है उसको क्या कहते हैं, वार्ड कहते हैं। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स की बात करें यहाँ पे तो 243 में सीट्स आर रिजर्व फॉर वीकर सेक्शन, यहाँ पे माइनॉरिटी की बात नहीं की गई, जबकि स्टेटमेंट हमने माइनॉरिटी रखा था। वीकर सेक्शन, शेड्यूल्ड ट्राइब्स का अनकास्ट, वीमेन एंड अदर ग्रुप्स एज पर द म्युनिसिपल एक्ट।
ये आपका क्या था, ये सेकेंड स्टेटमेंट था। थर्ड स्टेटमेंट ये रहा आपका कि नॉट लेस देन वन थर्ड ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व शैल बी रिजर्व फॉर अ विमेन बिलोंगिंग टू द क्या एससी एंड एसटी। क्लियर है? चल, और इनके ड्यूरेशन की बात की जाए तो ये 5 साल के लिए इलेक्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से रिलेटेड है क्वेश्चन सारे, तीनों स्टेटमेंट्स जो है कि इन 1960 मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एमसीसी वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस, जो पहली बार इंट्रोड्यूस किया जाता किस स्टेट असेंबली इलेक्शन में, तो इन स्टेट असेंबली इलेक्शन ऑफ आंध्र प्रदेश 1960 में। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज ए सेट ऑफ गाइडलाइंस laid by the Election Commission of India to govern conduct of a political party and candidate in run up to an election to ensure free and fair elections। मतलब कि एमसीसी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए चुनाव से पहले राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के आचरण को नियंत्रित करने के लिए ईसीआई द्वारा, मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों का क्या एक सेट है। थर्ड स्टेटमेंट है यहाँ पे कि इन 2013 सुप्रीम कोर्ट इन सुब्रमण्यम बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु केस डायरेक्टेड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू इंक्लूड गाइडलाइंस रिगार्डिंग द इलेक्शन मैनिफेस्टो which it had included in क्या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। मतलब 2013 में सुब्रमण्यम बालाजी बनाम तमिलनाडु राज्य मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को चुनाव घोषणा पत्र से संबंधित दिशा निर्देश शामिल करने का निर्देश दिया था, जिसे एमसीसी में क्या शामिल किया गया। ये तीन स्टेटमेंट्स दिए, इसमें बताना है कि तीनों में से कितने करेक्ट नहीं है। बताइए कितने स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट नहीं है। आपने ऑलरेडी मैगजीन पढ़ा हुआ है, बताइए आंसर क्या होगा इसका। इन तीन स्टेटमेंट्स में करेक्ट आपका एक नहीं है, सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है। कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है? वो स्टेटमेंट आपका सेकंड करेक्ट है, थर्ड भी करेक्ट है, लेकिन फर्स्ट रॉन्ग है। रॉन्ग क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो आप देख रहे हो कि फर्स्ट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो स्टेट असेंबली इलेक्शन में 1960 में तो किया गया था, लेकिन स्टेट का नाम यहाँ पे रॉन्ग दिया, आंध्र प्रदेश ना होकर के यहाँ पे किस में, केरला में किया गया था। केरला में किया गया। क्लियर है? बात करें यहाँ पे कि जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, यहाँ पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तो फर्स्ट इंट्रोड्यूस 1960 में किया गया था। कहाँ पे? केरला के स्टेट असेंबली इलेक्शन में, केरला। फिर 1974 में, ठीक है, बेसिकली जो इलेक्शन कमीशन है उसने जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ईसीआई ने डायरेक्ट किया था किसको? चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स को। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स को किस लिए डायरेक्ट किया था? क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक स्टैंडिंग कमेटी का क्या फॉर्मेशन करने के लिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल स्टैंडिंग कमेटी बनाने के लिए, स्टैंडिंग कमेटी स्थापित करने के लिए हो गया यहाँ पे। ठीक है, जिसमें क्या होगा कि यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल स्टैंडिंग कमेटी होगी, वहां पे क्या करेगा, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है उसका रोल यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट हो गया। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को यहाँ पे काम दिया गया कि जो एमसीसी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसका वायलेशन को चेक करने के लिए, चेक ऑन एमसीसी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वायलेशन। ये क्लियर है? फिर 1979 में, 1979 में क्या किया गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो पार्टी पावर में है उसको रेगुलेट करने के लिए ले गया।
क्योंकि क्या होता है, जो पार्टी पावर में रहता है उसका क्या करता है, इलेक्शन के दौरान एडवांटेज न लें, इसको रेगुलेट करने के लिए उन्होंने क्या किया, इसमें एक सेक्शन लेकर आए, पार्टी इन पावर को रेगुलेट करने के लिए। रेगुलेट, जो पार्टी पावर में उसको पावर को रेगुलेट करने के लिए एक सेक्शन लेकर के गया, 1979 में लेकर आया। ठीक है। और 2013 की बात करें, 2013 में तो ये जो स्टेटमेंट आप देख रहे हो यहाँ पे, कि सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रमण्यम बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु को डायरेक्ट, जो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को क्या कहता है, डायरेक्ट किया था कि जो इलेक्शन मैनिफेस्टो है, जो चुनावी घोषणा पत्र है, उसको क्या किया जाए, उसके लिए क्लियर एक गाइडलाइन होना चाहिए, जिसको क्या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में शामिल किया जाए। क्लियर है यहाँ पे? बात करें यहाँ पे कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान क्या क्या चीजें एक कैंडिडेट के द्वारा या कौन कौन सी एक्टिविटी नहीं की जा सकती हैं, तो कौन कौन सी एक्टिविटी नहीं की जा सकती है बताइए। फर्स्ट, कि कोई भी कैंडिडेट, जो कैंडिडेट है वो फाइनेंशियल ग्रांट को क्या करेगा, अनाउंस नहीं करेगा। फाइनेंशियल ग्रांट जो है उसको अनाउंस नहीं करेगा, फाइनेंशियल ग्रांट को अनाउंस नहीं किया जाएगा। या गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी न्यू जो न्यू प्रोजेक्ट है उसको लॉन्च नहीं किया जाएगा, न्यू प्रोजेक्ट को लॉन्च नहीं किया जाएगा। क्लियर है? फर्स्ट था। सेकंड की बात करें यहाँ पे, तो किसी भी अथॉरिटीज के द्वारा प्रोमिसेस नहीं किए जाएंगे, प्रोमिसेस नहीं की जाएंगी। लाइक जैसे कि मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिकली जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जैसे कि रोड, ये सब का वो, नहीं किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट की बात करें तो, और क्या कि इस किसी प्रकार की एड हॉक अपॉइंटमेंट, एड हॉक अस्थाई अपॉइंटमेंट नहीं किया जाएगा, अपॉइंटमेंट नहीं किया जाएगा, एड हॉक अपॉइंटमेंट क्या नहीं किया जाएगा। ठीक है। और क्या नहीं किया जा सकता है बताइए। किसी भी मिनिस्टर या कैंडिडेट के द्वारा उनका जो डिस्क्रिशनरी फंड है, डिस्क्रिशनरी डिस्क्रिशनरी फंड, उसके डिस्क्रिशनरी फंड से किसी प्रकार का ग्रांट या पेमेंट नहीं किया जाएगा, ग्रांट नहीं दिया जाएगा। ठीक है। और जो गवर्नमेंट मशीनरीज हैं, यदि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पावर में है तो गवर्नमेंट मशीनरीज का वहां पे उपयोग उसके द्वारा नहीं किया जाएगा, गवर्नमेंट मशीनरी का प्रयोग नहीं कर सकता, प्रयोग नहीं कर सकता। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नोटिफाइड, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नोटिफाइड स्कीम फॉर इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन ऑफ नागालैंड टू कास्ट वोट एट अ रिलीफ कैंप्स इन अपकमिंग इलेक्शन, जो अभी इलेक्शन चल रहा है। तो भारत के चुनाव आयोग ने आगामी चुनावों में नागालैंड के अतिरिक्त रूप से विस्थापित व्यक्तियों के लिए राहत शिविरों में वोट डालने का एक योजना अधिसूचित किया है। सेकेंड स्टेटमेंट है आपका, इनडेलिएबल इंक, या उसको क्या था, वोटर इंक कहा जाता है। उसमें क्या होता है, सिल्वर आयोडाइड होता है, जो रिएक्शन विद द नेल, जो नाखून के साथ रिएक्शन करता है, एक्सपोजर टू लाइट गेट डार्कर, और डार्क हो जाता है। थर्ड स्टेटमेंट है कि मैक्सिमम 5 नॉमिनेशन पेपर जो हो, जब फाइल किया जा सकता है कैंडिडेट के द्वारा और या उसके बिहाफ में किसी के द्वारा फॉर अ कंस्टिट्यूएंसी। ये तीन स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है कि इनमें से करेक्ट कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, बताइए आंसर क्या होगा। यहाँ पर आंसर है आपका नन, कोई भी स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट नहीं है। क्यों करेक्ट नहीं है? फर्स्ट की बात करें, फर्स्ट करेक्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो रिलीफ कैंप की बात की गई है वोट के लिए, ठीक है, स्कीम फॉर इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन, आईडीपीज की, वो नागालैंड में नहीं की गई हैं। कहाँ पे की गई हैं? मणिपुर में की गई हैं, मणिपुर, मणिपुर। फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकंड सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, सेकंड स्टेटमेंट भी आपका रॉन्ग है, क्योंकि इनडेलिएबल इंक, वोटर जो इंक होता है उसमें सिल्वर आयोडाइड नहीं होता है।
उसमें क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट होता है, सिल्वर नाइट्रेट। क्लियर है? ठीक। थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग क्यों है? क्योंकि किसी कैंडिडेट के द्वारा जो उसके कंस्टिट्यूंसी में मैक्सिमम 5 नॉमिनेशंस पेपर नहीं, कितने, 4, मैक्सिमम 4 नॉमिनेशंस पेपर ही फाइल किए जा सकते हैं। इसलिए तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, रॉन्ग है। ठीक। चलिए करेक्ट इसमें देखते हैं, डिटेल्स में देखते हैं। इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नोटिफाइड ए स्कीम फॉर इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन ऑफ मणिपुर टू कास्ट वोट ऑन ए रिलीफ कैंप इन अपकमिंग इलेक्शन। ये फर्स्ट स्टेटमेंट था यहाँ से। आईडीपीज आर दोज फोर्स्ड टू लीव देयर होम्स ड्यू टू आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, मतलब ऐसे आईडीपी उनको कहा जाता है जो अपने घर छोड़ दिया हो किसके कारण, आर्म कॉन्फ्लिक्ट के कारण, वायलेंस के कारण, या ह्यूमन राइट के वायलेशन के कारण, या फिर डिजास्टर के कारण, या विदाउट क्रॉसिंग इंटरनेशनल बॉर्डर, यूएन यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी। क्लियर है? इंडेलिएबल इंक और वोटर इंक की बात करें तो इसको बनाया कौन जाता, कहाँ बनाया जाता है, तो इसको मैसूर पेंट्स एंड वार्निश लिमिटेड के द्वारा इसको बनाया जाता है। ठीक है। और एक इसमें क्या होता है, ये जो इंक होता है इसमें सिल्वर नाइट्रेट होता है जो रिएक्शन करता है नेल्स के साथ, और एक्सपोजर तो लाइट्स गेट्स डार्कर। नॉमिनेशन पेपर की बात करें, ये सेकंड स्टेटमेंट था। नॉमिनेशन पेपर की बात करें, थर्ड वाला है, नॉमिनेशन फाइल अंडर सेक्शन 33 ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट 1951। डेट ऑफ फिलिंग नॉमिनेशन किसके द्वारा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। और मैक्सिमम 4 नॉमिनेशन पेपर कैन बी फाइल्ड बाय अ कैंडिडेट ऑन और इन हिज बिहाफ फॉर क्या, कंस्टिट्यूएंसी। नॉमिनेशन पेपर हॉलीडे के दिन फाइल नहीं किया जा सकता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एमएचए हैज आर्म्ड सिटीजनशिप रूल 2009 and notified Citizenship Amendment Rule 2024 to enforce the Citizenship Amendment Act 2019। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को लागू करने के लिए नागरिकता अधिनियम 2009 में एक संशोधन किया है, और नागरिकता संशोधन 2024 को क्या अधिसूचित किया है। पार्लियामेंट इनेक्टेड सीए 2019 अंडर आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संसद ने संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत सीए अधिनियम को अधिनियमित किया है। आर्टिकल 11 empower parliament to make any provision related to the acquisition and termination of citizenship and all other matters related to the citizenship। अनुच्छेद 11 जो संसद को नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति और नागरिकता से संबंधित अन्य मामलों में संबंधित कोई भी प्रावधान करने का क्या अधिकार देता है। तो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स है, 3 स्टेटमेंट्स में से आपको बताना है कि सही कितने स्टेटमेंट्स हैं। सही स्टेटमेंट्स आपकी बात करें तो यहाँ पे सिर्फ आपका एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है, ओनली वन स्टेटमेंट करेक्ट है। वो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका, सॉरी यहाँ पे एक स्टेटमेंट नहीं, 2 स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं, 2 स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं, आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। और फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है, थर्ड करेक्ट है। ठीक है। सेकंड क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि यहाँ पे जो पार्लियामेंट ने इनेक्ट किया है सिटीजनशिप रूल 2019, तो उसको आर्टिकल 12 के नहीं, आर्टिकल 11 के अंदर में उसको किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, मणिपुर इज द फर्स्ट स्टेट टू ऑपरेशनलाइज ए सोशल ऑडिट लॉ। मणिपुर भारत का पहला राज्य है जिसने सोशल ऑडिट लॉ को ऑपरेशनलाइज किया है। सेकेंड स्टेटमेंट आपका दिया हुआ है कि इंडिया वाज रैंक 91 आउट ऑफ 180 कंट्री ऑन द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स ऑफ 2023, मतलब भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का कितना 91वां स्थान प्राप्त हुआ है। थर्ड स्टेटमेंट है कि पुडुचेरी एडमिनिस्ट्रेशन कंटिन्यू टू अ नंबर ऑफ ट्रीज ऑन अ पंडारम लैंड। पुडुचेरी प्रशासन ने पंडारम भूमि पर पेड़ों की संख्या को बढ़ाना जारी रखा है। ये 3 स्टेटमेंट्स आपके सामने है, आपको बताना है कि इन तीनों में से करेक्ट कितने हैं, सही कितने स्टेटमेंट्स हैं। बताइए आंसर क्या होगा। आंसर है आपका
डी। आंसर क्या है? डी। इन तीनों स्टेटमेंट्स में से कोई भी करेक्ट नहीं है। फिर रॉन्ग क्यों है? करेक्ट नहीं है तो रॉन्ग तो होगा ही। फिर रॉन्ग क्यों है? फर्स्ट रॉन्ग इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो आपका फर्स्ट सोशल ऑडिट लॉ जो है ऑपरेशनलाइज करने वाला राज्य मणिपुर नहीं है। मणिपुर नहीं है तो फिर कौन सा राज्य है? ये है मेघालय। क्या नाम है इसका? मेघालय। मेघालय, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग क्योंकि कि इसमें इंडिया का जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में इंडिया का रैंक जो 2023 में 91 नहीं था, कितना था फिर? 93rd रैंक था। 93rd रैंक। थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि पेंडारम जो लैंड है वो किस एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा किया जाता है? पुडुचेरी एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा नहीं, ये लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा किया जा रहा है। इस पे ट्री का कंटिन्यू ग्रो कराया जा रहा है। लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। क्लियर है? यहाँ पे ये तीन स्टेटमेंट्स आपके ये रहे। बात करें यहाँ पर हम लोग कि सोशल ऑडिट होता क्या है बेसिकली, तो सोशल ऑडिट के बारे में बात करें यहाँ पे। सोशल ऑडिट, सोशल ऑडिट में होता है क्या है कि गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी स्कीम्स, गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी स्कीम्स और प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, स्कीम्स और प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, तो उसका जो है क्या है कि ग्राउंड लेवल पे उसके ग्राउंड ग्राउंड रियलिटीज को मॉनिटर किया जाता है। इसमें रियलिटीज को मॉनिटर किया जाता है कि रियल में ग्राउंड पे कितना काम हो रहा है, क्या अचीवमेंट, उसको मॉनिटर किया जाता है। तो इसको क्या है? सोशल ऑडिट। करप्शन पर परसेप्शन इंडेक्स की बात करें हम लोग, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, परसेप्शन इंडेक्स की बात करें 2023 के बेसिकली जो बात हो रही है अभी, तो इसमें क्या है कि इंडिया का जो रैंक 2023 में कितना था? 93rd रैंक था। 93rd रैंक था 2023 में। यदि आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि 2022 में कितना रैंक था, तो 2022 में 85, 85वां रैंक था 2022। क्लियर है? यहाँ पे इंडेक्स, इस इंडेक्स को जारी कौन करता है? तो जारी किया जाता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा इसको जारी किया जाता है। क्लियर है? और यदि पूछा जाए बेसिकली तो करप्शन को कहाँ पे मॉनिटर किया जाता है, तो बेसिकली पब्लिक सेक्टर्स, पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर में करप्शन को यहाँ पे मतलब बेस बना के किया जाता है। यदि अदर कंट्री का पूछ लिया जाए कि और कौन कौन से देश इसमें मतलब टॉप पर है, तो टॉप पर है डेनमार्क। 2023 की बात हो रही है। टॉप पे क्या है? फर्स्ट पे डेनमार्क, उसके बाद बताइए फिनलैंड, फिनलैंड, उसके बाद न्यूजीलैंड, न्यू- न्यूजीलैंड, और उसके बाद नॉर्वे। यदि सीक्वेंस पूछ दिया जाए तो आप इसको कर सकते हैं। फर्स्ट डेनमार्क हो गया, सेकंड फिनलैंड हो गया, थर्ड न्यूजीलैंड हो गया और फोर्थ नॉर्वे हो गया। इंडिया का रैंक कितना? 93rd 2023। क्लियर? ये आपके सारे स्टेटमेंट से कंटेंट है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिए हुए। सारे क्वेश्चंस यहीं से बनाए गए हैं, मतलब जो भी सामने अभी क्वेश्चन था। ठीक है। सो फ्रेंड्स, लगता है कि ए पॉलिटी का दो सेक्शन था, मतलब पार्ट वन पार्ट टू में दोनों को कंप्लीट पॉलिटी हो गई है। तो लगता है कि वीडियो आपको आपके एग्जाम के लिए यूजफुल है, यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए यूजफुल है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।